ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का बहुत स्वागत। मुजफ्फरपुर के सकरा में पिता और 3 बेटियों की खुदकुशी की घटना के बाद पुलिस एक्शन मोड में नजर आ रही है। निजी फाइनेंस कर्मियों की ओर से पैसे को लेकर टॉर्चर करने की शिकायत के बाद अब पुलिस ने निजी माइक्रो फाइनेंस कंपनियों की जांच शुरू कर दी है। एसएसपी के निर्देश पर निजी फाइनेंस कंपनी के खिलाफ एक विशेष टीम का गठन किया गया है, जिसका नेतृत्व खुद सिटी एसपी कर रहे हैं। टीम ने सकरा थाना क्षेत्र के कई निजी फाइनेंस कंपनी के दफ्तर पहुंचकर फाइनेंस कंपनी के काम करने के तरीकों की जांच की। इससे फाइनेंस कंपनी में हड़कंप मचा हुआ। नियमानुसार उन लोगों का कार्रवाई जो है वो चल रहा है या नहीं चेक किया जाएगा। अगर नहीं कुछ उल्लंघन होगा तो फिर उसको खिलाफ रिपोर्ट किया जाएगा। उन लोगों को डी रिकग्नाइज भी किया जाएगा। अगर कोई अनरिकग्नाइज होगा तो उसका भी सूची उपलब्ध करा के जिला प्रशासन के जो सीनियर ऑफिसर्स है उनके द्वारा उसको भी जो कार्रवाई करना हो वो करवाया जाएगा। अभी उसका जाँच चल रहा है। अभी क्षेत्र में ही अभी भी चल रहे हैं। कहीं पर भी अगर पीड़ित के पास बाधित के पास कोई सूचना होगा तो हमको बता सकता है। मुजफ्फरपुर के सकरा में 4 मौत मामले में बिहार डीजीपी ने कहा कि मुजफ्फरपुर पुलिस के साथ सीआईडी मामले की गहनता से जांच कर रही है। साथ ही माइक्रो फाइनेंस कंपनी से कर्ज और दबाव के एंगल से भी जांच हो रही है। डीजीपी ने कहा कि शुरुआती जानकारी में परिवार की आर्थिक तंगी से गुजरने की जानकारी मिली है, जिसके बाद आगे की कार्रवाई की जा रही है। कर्ज लिया था तो कितना लिया, कब लिया, उसके भुगतान की क्या स्थिति थी, क्या इन पर दबाव था, क्या जो इस प्रकार के यदि कर्ज लिए गए थे तो जो कर्ज देने वाले चाहे इंस्टीट्यूशंस हैं या व्यक्ति हैं वो अनुचित दबाव बना रहे थे या उचित दबाव था। तो इन सभी चीजों का अनुसंधान किया जाएगा। उसके बाद फिर निर्णय लिया जाएगा कि इस प्रकार का निर्णय ये किसी व्यवस्था या किसी ऐसी परिस्थिति से उत्प्रेरित होकर के किया है, एबेट किया गया है, या ये स्वयं का इनका निर्णय है। दरभंगा में योजना एवं विकास विभाग के जूनियर इंजीनियर अंसारुल हक के खिलाफ उनकी ही बहन द्वारा दर्ज कराई गई शिकायत के बाद आय से अधिक संपत्ति का मामला सामने आया है। निगरानी जांच में 1 करोड़ 46 लाख रुपए आय से अधिक होने का प्रमाण मिलने पर प्राथमिकी दर्ज की गई थी। डीएसपी ने यह भी बताया कि दरभंगा कार्यालय समेत 4 ठिकानों पर एक साथ छापेमारी की गई है, जो अब खत्म हो गई। तलाशी के दौरान कार्यालय से कुछ जब्त नहीं हुआ। सूत्रों के मुताबिक जो जानकारी सामने आ रही है उसके अनुसार कुछ महत्वपूर्ण कागजात जमीन संबंधी जरूर मिले हैं, जिसकी जांच अभी जारी है। मामले में आगे की जांच लगातार चलती है। योजना एवं विकास विभाग कार्य प्रमंडल 1 में पदस्थापित हैं श्री अंसारुल हक जेई के रूप में। इनके विरुद्ध आय से अधिक संपत्ति का मामला निगरानी अन्वेषण ब्यूरो में दर्ज किया गया है। 113/2025 केस नंबर है ये। और प्रथम दृष्टया जो प्राथमिकी में आरोप है, प्रथम दृष्टया उसमें 1 करोड़ 46 लाख के करीब संपत्ति इनकी आय से अधिक पाए जाने का आरोप लगाया गया है। मनरेगा से महात्मा गांधी का नाम हटाने का कांग्रेस ने बीजेपी पर आरोप लगाया है। इसे लेकर डिप्टी सीएम विजय सिन्हा ने पलटवार किया। उन्होंने कहा कि बीजेपी गांधी जी के सिद्धांतों का पालन करती है और गांधी जी ने भगवान राम को आदर्श माना था। उन्होंने कांग्रेस से पूछा कि आखिर परेशानी क्या है। विजय सिन्हा ने कहा कि कीचड़ में कमल खिलेगा और बिहार समृद्धि की ओर बढ़ेगा। भगवान राम को गांधी जी ने आदर्श माना और भगवान राम के नाम पर कोई व्यवस्था है तो कांग्रेस को परेशानी क्यों है? गांधी जी का टाइटल लगा करके गांधी जी के नाम पर कांग्रेस क्या क्या धमाल और कमाल कर रहे हैं, लेकिन गांधी जी के जो सिद्धांत, जो आदर्श भगवान राम थे, उस आदर्श के विमुख होकर ये गांधी जी के कितने सच्चे अनुयायी हैं ये लोग देख रहा है। खबर सीवान से, जहां बेहतर स्वास्थ्य व्यवस्था को लेकर स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने क्रिटिकल केयर ब्लॉक का शिलान्यास किया है। 23 करोड़ 75 लाख रुपए की लागत से ये क्रिटिकल केयर ब्लॉक बनाया गया है। इस ब्लॉक के बन जाने से अब रेफर करने वाले मरीजों को बाहर नहीं रेफर करना पड़ेगा। ये क्रिटिकल केयर अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस 50 बेड का होगा। क्रिटिकल केयर ब्लॉक में डायलिसिस,
आइसोलेशन, आईसीयू, ओटी सहित तमाम सुविधाएं जो है मौजूद होंगी। इससे आपातकालीन स्थिति में भी लोगों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधा हासिल होगी। एक महीने में सीवान जिले के अंदर 24 और योजनाओं का उद्घाटन होगा, जो लगभग 22.5 करोड़ रुपए का होगा और अगले 2 महीने के अंदर लगभग 168 करोड़ रुपए की योजनाओं का शिलान्यास, जिसमें लगभग 200 से अधिक छोटे बड़े अस्पतालों का निर्माण होगा। वो शिलान्यास का काम भी 2 महीने में संपन्न होगा, उसकी निविदा कर दी गई है। पीएचईडी मंत्री संजय सिंह ने अभियंताओं को सख्त निर्देश दिए हैं। मंत्री संजय सिंह ने कहा है कि विभाग में काम कर रहे कई ठेकेदारों के कार्य अभी लंबित है। यह निर्णय लिया गया है कि ऐसे ठेकेदारों को नया काम नहीं दिया जाएगा। जिन ठेकेदारों के पास विभाग की बकाया राशि है, उन्हें वह राशि वापस करनी होगी। उन्होंने बताया कि कार्यपालक अभियंता महीने में 4 बार कार्यस्थलों का निरीक्षण करेंगे, तो वहीं प्रमुख अभियंता भी समय समय पर विभागीय कार्यों की निगरानी करेंगे। सभी पदाधिकारियों की जवाबदेही तय कर दी गई है। वसूली करने में सक्षम नहीं पाए जाते हैं, 1 महीने के बाद उनका वेतन रोक दिया जाएगा विभाग के तरफ से। और दूसरे जो हमारे विभाग के मुख्य अभियंता हैं, उन लोग को भी यह निर्देश दिया गया है कि आप अपने सुपरिटेंडेंट अधीक्षण अभियंता और कार्यपालक पदाधिकारी के यहाँ और बिना बताए जाना है ऑफिस में कि आप अपने कार्य को सुचारू रूप से कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। तेजस्वी यादव की विदेश यात्रा पर बिहार सरकार के मंत्री लखेंद्र पासवान ने कहा है कि जनता ने उन्हें नेता प्रतिपक्ष बनने लायक नहीं छोड़ा है। तेजस्वी यादव को बिहार की जनता के विकास से कहीं मतलब ही नहीं रहा, इसीलिए कहीं पर वो शूटिंग कर रहे होंगे तो वहीं राज्य में अतिक्रमण पर चल रहे बुलडोजर पर विपक्ष के निशाने पर मंत्री ने कहा कि बुलडोजर से वही डर रहा है जो बालू, शराब और भू माफिया है। निश्चिंत रहिए, बुलडोजर से वही डरता है जो बिहार के अंदर बालू माफिया है, शराब माफिया है, भू माफिया है, जो 1990 से लेकर 2005 तक अवैध रूप से बिहार सरकार के जमीनों को अतिक्रमण करके बड़े बड़े इमीनार खड़ा कर लिया था। वैसे लोग बुलडोजर एक्शन से डर रहा है और वैसे लोगों को कानून का भय होना भी चाहिए। अब तेजस्वी यादव जी को बिहार के जनता ने नेता प्रतिपक्ष बनने लायक भी नहीं छोड़ा है, इसलिए तेजस्वी यादव जी को अब बिहार के जनता के विकास से कोई मतलब नहीं है, इसलिए कहीं पर शूटिंग करते होंगे। तेजस्वी यादव के लापता होने के लगे पोस्टर पर मंत्री संतोष सुमन ने कहा कि विपक्ष के नेता को सदन में और जनता के बीच रहना चाहिए और उन्हें बीजेपी के साथ वे लोग भी खोज रहे हैं। मंत्री संतोष सुमन ने इसके साथ ही मनरेगा का नाम बदले जाने का समर्थन किया। जाहिर सी बात है कि तेजस्वी जी विपक्ष के नेता हैं और सदन में रहना चाहिए, जनता के बीच में रहना चाहिए, और नज़र नहीं आ रहे हैं, हम लोग भी खोज रहे हैं, तो जाहिर सी बात है लापता है, तो इसलिए अब बीजेपी खोज रही है। कांग्रेस ने कहा है कि ये लोग महात्मा गांधी से नफरत करते हैं, इसलिए मनरेगा का नाम चेंज कर रहे हैं। देखिए, कोई नफरत नहीं है, महात्मा गांधी जी हमारे राष्ट्रपिता हैं और उनसे कोई नफरत नहीं कर सकता है। ये सिर्फ कांग्रेस इस तरह की बात कर रही है। नेशनल हेराल्ड मामले में ईडी कार्रवाई के विरोध में रांची में कांग्रेस ने बीजेपी कार्यालय का घेराव किया और केंद्रीय एजेंसियों पर राजनीतिक प्रतिशोध के आरोप लगाए। केंद्र सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की गई। हालांकि पुलिस ने स्थिति को नियंत्रित किया और प्रदर्शन शांतिपूर्ण रहा। देखिए हमारी ये रिपोर्ट। नेशनल हेराल्ड पर कानूनी जंग, बीजेपी के खिलाफ कांग्रेस का हल्ला बोल, कोर्ट ने चार्जशीट पर सुनवाई से किया इनकार। सड़कों पर उतरी कांग्रेस, सरकार पर हमला। नेशनल हेराल्ड मामले में कोर्ट की ओर से सोनिया गांधी और राहुल गांधी को राहत दिए जाने के बाद देश की राजनीति में उबाल है। इस फैसले को केंद्र सरकार की राजनीतिक प्रतिशोध की राजनीति पर करारा तमाचा बताते हुए कांग्रेस अब पूरी तरह आक्रामक रूप में नजर आ रही है।
राहुल गांधी को, सोनिया जी को परेशान करने का काम किया गया। न्याय के फैसले ने यह साबित कर दिया है। इसलिए आज हम लोगों ने पूरे देश में भाजपा कार्यालय के सामने ये रोषपूर्ण प्रदर्शन और धरना कार्यक्रम किया। रांची में कांग्रेस बीजेपी कार्यालय के बाहर जोरदार प्रदर्शन हुआ। बीजेपी कार्यालय के गेट को खोलने की जबरन कोशिश की गई। इस दौरान कांग्रेस की महिला कार्यकर्ताओं ने बीच सड़क पर बैठकर केंद्र सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। प्रदर्शन के दौरान कांग्रेस के झंडे के साथ साथ NSUI का झंडा भी प्रदेश बीजेपी कार्यालय के बाहर लहराता नजर आया। बाद में पुलिस ने समझा बुझाकर स्थिति को नियंत्रित किया और प्रदर्शनकारियों को वहां से हटाया। देखिए, जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी संवैधानिक संस्थाओं का दुरुपयोग करते हुए विद्वेष की राजनीति करती है, कल उनका चेहरा पूरी तरह से दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट में बेनकाब हो गया। देखिए, लोकतंत्र है, इसमें सबको अपनी बात कहने का अधिकार है। तरीका बेहतर हो तो और अच्छा होगा। प्रदर्शन से पहले सभी कांग्रेसी हरमू मैदान में एकत्रित हुए और वहां से जुलूस की शक्ल में नारेबाजी करते हुए प्रदेश बीजेपी कार्यालय की ओर बढ़े। बीजेपी कार्यालय के बाहर पहले से भारी संख्या में सुरक्षा बल तैनात थे ताकि किसी भी अप्रिय स्थिति से निपटा जा सके। ये विरोध मार्च नेशनल हेराल्ड से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में राउज एवेन्यू कोर्ट के हालिया फैसले के बाद निकाला गया। अदालत ने ईडी की उस चार्जशीट को स्वीकार करने से इनकार कर दिया जिसमें सोनिया गांधी और राहुल गांधी के नाम शामिल थे। कांग्रेस नेताओं ने इसे न्याय और सच्चाई की जीत बताया है। कुल मिलाकर ये कहना गलत नहीं होगा कि ये तो बस ट्रेलर है, पिक्चर अभी बाकी है, क्योंकि कांग्रेस के इस हंगामे का बीजेपी क्या जवाब देती है ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। न्यूज़ 18 के लिए रांची से संवाददाता संजय सिन्हा की रिपोर्ट। बात करते हैं केंद्र और राज्य के सरकार के बीच चल रही खींचतान की। पिछले कुछ दिनों से राज्य सरकार के मंत्री लगातार केंद्र के सरकार के मंत्री और अधिकारियों के साथ मुलाकात भी कर रहे हैं। राज्य सरकार के मंत्री केंद्र की सरकार के मंत्रियों के साथ मुलाकात कर राज्य के पैसे देने की मांग रख रहे हैं। योजनाओं के पैसों के साथ साथ छात्रवृत्ति के पैसे की मांग की तेज हो गई है। पिछले दिनों ग्रामीण विकास मंत्री दीपिका पांडे सिंह ने केंद्र सरकार के पंचायती राज मंत्री ललन सिंह से मुलाकात की और 15वें वित्त आयोग के पहले किस्त जारी करने पर उनका धन्यवाद भी दिया। इसके साथ ही राज्य के हित के पैसे को राज्य सरकार को जल्द से जल्द देने की भी मांग रखी। अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति, पिछड़ा वर्ग कल्याण मंत्री चमरा लिंडा ने भी केंद्र राज्य मंत्री रामदास चंद्र आठवले से मुलाकात की। तो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के लोग इस राज्य को पीछे धकेलने का प्रयास कर रहे हैं। वो लोग चाहते हैं कि विकास की योजनाएं यहाँ पर लंबित रहे, नहीं चले। लगातार हम लोगों के साथ सौतेला व्यवहार केंद्र सरकार कर रही है। जो भी भाजपा शासित राज्य हैं उनके साथ अलग व्यवहार और जो गैर भाजपा शासित राज्य हैं उनके साथ अलग व्यवहार। हमारी मंत्री कल जब केंद्रीय मंत्री ललन सिंह जी से मिलने गई उस समय उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को बैठा करके रखा हुआ था। बात संघीय ढांचे की है। एक राज्य का मंत्री केंद्रीय मंत्री से मिलने जा रहे हैं, उसमें भी सियासत होगी। देखिए, हेमंत सोरेन सरकार बड़े बड़े वादे करके सत्ता में आई और उसके बाद पूरे के पूरे राज्य को फाइनेंशियल मिसमैनेजमेंट की ओर ढकेल दिया और अब ये अपनी हार का ठीकरा फोड़ने के लिए केंद्र सरकार का सर ढूंढ रहे हैं। मुजफ्फरपुर में शहर में जाम की समस्या को देखते हुए 20 दिसंबर से ट्रैफिक और यातायात के नियमों में कई बदलाव देखने को मिल सकते हैं। इसे लेकर लगातार बैठकों का दौर भी जारी है। मुजफ्फरपुर में अब ई रिक्शा और ऑटो रिक्शा को लेकर अलग अलग जोन और अलग अलग रूट तय किए जा रहे हैं। अब निर्धारित रूट पर ही चिन्हित ई रिक्शा और ऑटो रिक्शा चल पाएंगे और इसे लेकर जिला प्रशासन, नगर निगम प्रशासन और ई रिक्शा और ऑटो रिक्शा संघ से बातचीत भी जारी है। डीएम ने यह भी कहा कि इससे ट्रैफिक व्यवस्था सुचारू होगी। सड़क के किनारे बेतरतीब तरीके से रिक्शा और ऑटो रिक्शा के खड़े होने पर रोक लगेगी।
जब माननीय मुख्यमंत्री जी की प्रगति यात्रा हुई थी तो उस पर भी क्रियान्वयन तेजी से हो रहा है, चाहे वो चांदनी चौक वाली रोड का चौड़ीकरण हो, गोवरसही, रामदयालु या सातपुरा गुमटी पर बनने वाला आरओबी हो, या लकड़ी ढाई पुल का जो हम लोग अगले 6 महीने में उसमें परिचालन प्रारंभ कर देंगे और उसका फेज 2 जो माननीय मुख्यमंत्री जी ने प्रगति यात्रा में जिसकी घोषणा की थी, उस फेज 2 के बन जाने से सीधा दरभंगा 4 लेन से शहर में लकड़ी ढाई पुल होते हुए आने का एक महत्वपूर्ण मार्ग जो है वो खुल जाएगा। 20 दिसंबर से मुजफ्फरपुर में ट्रैफिक और यातायात व्यवस्था को लेकर कई अहम बदलाव देखने को मिलेंगे। दरअसल मुजफ्फरपुर जिला प्रशासन के द्वारा विशेष एक प्लान तैयार किया गया है, जिसमें अब जो मुजफ्फरपुर शहर में ई रिक्शा और ऑटो रिक्शा चलती है उन सब के लिए अब विशेष रूट तय किए जाएंगे। इस सब के अलावा उन्हें विभिन्न जोन में बांटा जाएगा और उसी जोन के अनुसार वह गाड़ियों का परिचालन होगा। उसी रूट पर कुछ जो चिन्हित गाड़ियां हैं वही चलेंगी। यानी ई रिक्शा और ऑटो रिक्शा को लेकर यह विशेष जो है प्लान तैयार किया जा रहा है और इसको लेकर बैठकों का दौर अभी भी जारी है। जिलाधिकारी सुब्रत कुमार सेन ने बताया है कि इसको लेकर यह विशेष प्लान किया जा रहा है और सबसे खास बात कि आप देखेंगे कि रोड के किनारे यहाँ वहाँ अचानक ई रिक्शा या ऑटो रिक्शा रोक दिया जाता है पैसेंजर्स के लिए। तो ऐसे में उनके लिए भी विशेष दिशा निर्देश तय किए जा रहे हैं। कुछ ऐसे जगह चिन्हित किए जा रहे हैं जहां पर वह टेम्पररी रोक पाएंगे, यानी वो यत्र तत्र गाड़ी नहीं रोक सकते हैं। और ऐसे में विशेष प्लान जो है वह तैयार किया जा रहा है और ऐसे जगह तमाम शहर में चिन्हित भी किए जाएंगे जहां पर वह गाड़ी जो है रोक सकेंगे और इसके जिसकी वजह से जो है जाम की समस्या नहीं लगेगी। तो ऐसे में अब 20 तारीख से कहीं ना कहीं कई अहम बदलाव देखने को मिल सकते हैं, क्योंकि जो कई जोन में बांटने की बात कही जा रही है, वहीं कई रूट तैयार करने की बात कही जा रही है। तमाम ई रिक्शा और ऑटो रिक्शा को जो है कोडिंग के रूप में चिन्हित किया जाएगा और उसी रूट पर वह गाड़ियां जो है चल सकेंगी और इसको लेकर विशेष प्लान तैयार कर लिए गए हैं। मुजफ्फरपुर से न्यूज़ 18 के लिए प्रियांक सौरभ। 2 बार शिलान्यास फिर भी निर्माण कार्य का इंतजार। सुनने में अटपटा लग सकता है, लेकिन नवादा रेलवे स्टेशन के पास बनने वाले रेलवे ओवरब्रिज की यही सच्चाई है। नवादा जमुआ पथ पर आरओबी का निर्माण होना है, जिसके लिए करीब 1 साल पहले केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने शिलान्यास किया था। फिर 3 महीने पहले पथ निर्माण मंत्री नितिन नवीन ने दोबारा इसका शिलान्यास किया, लेकिन अब तक शिलान्यास से आगे बात नहीं बढ़ सकी है और शहरवासी हर दिन वैसे ही परेशान हो रहे हैं। तो ये 3 तस्वीर जहां साल भर पहले इसका शिलान्यास किया गया था, लेकिन अभी इसका इंतजार किया जा रहा है और लोगों की परेशानी बढ़ी हुई और 3 महीने पहले की भी तस्वीर आप तक पहुंचा रहे हैं। किउल रेल खंड पर नवादा स्टेशन के समीप रेलवे ओवरब्रिज का निर्माण होना है, मगर यह रेलवे ओवरब्रिज जो है वो नवादा वासियों के लिए एक सफेद हाथी साबित हो रहा है। वो हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि इस ओवरब्रिज के निर्माण के लिए भारत सरकार के मंत्री नितिन गडकरी इसका पिछले साल गया से वर्चुअल तरीके से शिलान्यास किए थे, मगर आज तक इसका काम शुरू नहीं हुआ। दूसरी बार बिहार सरकार के पथ निर्माण मंत्री नितिन नवीन ने भी इसका शिलान्यास किया था इसी साल, मगर शिलान्यास के 3 माह बीत जाने के बाद भी अभी तक इसका निर्माण कार्य नहीं हुआ है, जिस कारण यहाँ के लोग जो है सबसे ज्यादा इस समस्या से जूझ रहे हैं। इस रेलवे ओवरब्रिज के नहीं बनने से शहर का स्टेशन रोड, अस्पताल रोड, प्रजातंत्र द्वार तक एक लंबा ट्रैफिक जाम होता है और लोग इसी तरह समस्या से जूझते नजर आते हैं। हमेशा परेशान रहते हैं, जब भी आते आधा घंटा टाइम डिले हो ही जाता है। बच्चा लोग को स्कूल पहुंचाना रहता है, लेट हो जाता है। इसका तो शिलान्यास 2 बार हुआ। 2 बार सिर्फ दिखावे के लिए हुआ है। शिला रहता है, यहाँ से भाग जाता है, होता कुछ नहीं है। मंत्री लोग यहाँ गर्म है, मंत्री लोग गर्मी है, सरकार पूरा जबरदस्त है। नवादा शहरवासी जो है इससे सबसे ज्यादा प्रभावित हो रहे हैं और नवादा जमुई पथ पर यह सबसे प्रमुख स्थान है और यहाँ पे जो समस्या जो है वो लगातार बनी हुई है। अब देखना होगा कब इसका निर्माण यहाँ शुरू होता है ताकि लोगों को जाम से मुक्ति मिल सके। अनिल विशाल, न्यूज़ 18 नवादा। और बड़ी खबर इस वक्त छपरा से आ रही है, जहां डॉक्टर के अपहरण की कोशिश की गई है। डॉक्टर को अगवा करने की कोशिश, ये बड़ी खबर इस वक्त छपरा से आती हुई। डॉक्टर को अगवा करने का प्रयास किया गया, डॉक्टर ने कार से कूदकर अपनी जान बचाई है। डॉक्टर सज्जन कुमार के अपहरण
का प्रयास किया गया है नगर थाना क्षेत्र में। इसे लेकर अब मामला दर्ज हुआ है और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं संवाददाता संतोष। संतोष, क्या जानकारी मिल रही है, किस वक्त की ये घटना है? देखिए, ये घटना देर रात की बताई जा रही है। जैसा कि डॉक्टर सजल कुमार ने नगर थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई है कि 4 से 5 की संख्या में अपराधी जो थे हथियार के साथ लैस थे। उन्होंने डॉक्टर सजल के ही कार में उन्हें बैठाकर अपहरण करने की कोशिश की है। हालांकि वो लोग किसी तरह से नगर पालिका चौक के पास जब कार पहुंची तो कार से कूद करके उन्होंने जान बचाने की बात कही है और उनकी कार जो है आगे जाकर डीएम आवास के सामने जाके बिजली के खंभे से टकरा गई, जिसके बाद अपराधी भाग गए हैं। तो पुलिस ने पूरे मामले की जब्त के दायरे में ले आया है, क्योंकि पुलिस का कहना है कि मामला थोड़ा संदिग्ध भी लग रहा है। जिस तरह के घटनाक्रम बताए जा रहे हैं उसमें कहीं ना कहीं पुलिस को संदेह हो रहा है अपहरण का, क्योंकि ये कल देर रात का मामला है और डॉक्टर साहब जो थे जिस गाड़ी में थे उनकी अपनी ही गाड़ी थी और 4-5 की संख्या में अपराधी आए, उनको घर से उठा करके ले जा रहे थे और बीच में पूरी ये घटना जब हुई तो पुलिस वहां मौके पर ही पहुंची थी। शुरुआती जांच में ऐसा कोई संकेत नहीं मिला है, लेकिन सीसीटीवी फुटेज और अन्य जो तकनीकी साक्ष्य वो संकलित किए जा रहे हैं। एसपी का कहना है कि जैसे ही कुछ स्पष्ट हो पाएगा उस पर कार्रवाई की जाएगी। लेकिन संतोष, डॉक्टर सजल की तरफ से किसी पर कोई शक शुबा, कोई अंदेशा? देखिए, 5 लोगों पर उन्होंने अज्ञात लोगों पर उन्होंने केस दर्ज कराया है, जिस 5 की पहचान की पुलिस कोशिश कर रही है। अभी तक पुलिस के पास कोई ऐसा ठोस साक्ष्य नहीं मिले हैं जिससे कि इस मामले की सत्यता उजागर हो। हालांकि पुलिस की एक टीम जो है इस मामले की जांच कर रही है। पुलिस का कहना है कि जैसे ही कुछ इसमें आएगा, तथ्य आएगा, मीडिया को भी बताया जाएगा। लेकिन अभी जो पुलिस है इस मामले को जांच के दायरे में रखे हुए है। घटना की प्राथमिकी नगर थाने में दर्ज करा दी गई है और दो लोग इस मामले में जख्मी बताए जा रहे हैं। जैसे कि डॉक्टर सजल और उनका ड्राइवर जब कार से कूद करके भागने की कोशिश की है तो उसमें उनको कुछ चोटें लगने की बात कही जा रही है। हालांकि पुलिस ने इसकी बिल्कुल, और पुलिस फिलहाल इसकी जांच पड़ताल में जुट गई है। बहुत बहुत शुक्रिया संतोष तमाम जानकारी के लिए।